Good morning, students. Welcome to the science class. Today, in this class, we will discuss about types of synthetic fibers. Now, there are different types of synthetic fibers. In your syllabus, we will discuss about rayon, nylon, and acrylic. आपके सिलेबस में जो सिंथेटिक फाइबर्स मेंशन हैं उनमें रेयॉन, नायलॉन एंड एक्राइलिक के बारे में हमें पढ़ना है. First of all, we will discuss about rayon. Now you have read in class 7th that silk fibers obtained from silkworm, was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber are very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. देखो बेटा, हमने 7th में भी पढ़ा था कि जो एनिमल फाइबर्स हमने पढ़े थे उसमें हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था. सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म, और सिल्क सबसे पहले चाइना में बनाया गया था और चाइना ने उसको लंबे समय तक सीक्रेट रखा था. धीरे धीरे दूसरे देशों को उसके बारे में पता चला था. लेकिन क्या जो प्योर सिल्क होता है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है. और एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. इसलिए लेकिन उसका ब्यूटीफुल टेक्सचर हर किसी को पसंद आता है. इसलिए क्या हुआ, अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क जो है, आर्टिफिशियल सिल्क के लिए लोग जो हैं ट्राई करने लगे, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाने लगा. नाउ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क. फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने जो है एक फ़ाइबर बनाया जिसकी प्रॉपर्टी जो है सिल्क जैसी होती है. एक फ़ाइबर आर्टिफिशियल तरीके से फ़ाइबर बनाया गया. सिल्क तो एक नेचुरल फ़ाइबर है, इन आर्टिफिशियल तरीके से जो फ़ाइबर बनाया गया उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सिल्क से मिलती जुलती है. सच फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. ये फाइबर कैसे बनाया गया, दिस फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प के साथ केमिकल ट्रीटमेंट करके ये फाइबर बनाया गया और इस फाइबर को नाम दिया गया रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क और रेयॉन इसको नाम दिया गया. जो वुड पल्प होता है, जो वुड है उसके अंदर का जो पल्प होता है उसका आउटर कवर निकाल के उसके अंदर का जो वुड पल्प होता है उसको निकाला जाता है, फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, उसके साथ केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स मिलाए जाते हैं उसमें, और तब जाके उसमें केमिकल ट्रीटमेंट के बाद में रेयॉन तैयार होता है. और रेयॉन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है काफ़ी हद तक सिल्क से मिलती जुलती है. ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर. ठीक है, रेयॉन को किससे ऑब्टेन किया जाता है, हालांकि इसमें जो मेन पार्ट है वो वुड पल्प है, लेकिन फिर भी इसको मैन मेड फाइबर बोला जाता है रेयॉन को. क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है. हालांकि इसमें वुड पल्प का इस्तेमाल हो रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट का इसमें नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से फैक्ट्रीज़ में ही पूरे किए जाते हैं. इसलिए इसको आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं रेयॉन को. It is cheaper than silk. Now what are the properties of rayon? Rayon की क्या क्या properties हैं देखिए. It is cheaper than silk. Silk से ये cheaper है and can be woven like silk fibers. Cheaper than silk and it can be woven like silk fiber. It can be easily woven like silk fibers. इसको silk fiber की तरह ही आसानी से बुना जा सकता है. It can also dyed in a variety of colors. Dyeing can also possible in rayon. एक कलर दो कलर ही नहीं होकर बल्कि कई कलर्स पे इसको डाई किया जा सकता है. डाई करना आसान है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़, दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन. इट इज़ चीपर देन सिल्क, इट कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स एंड इट कैन बी डाइड इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क फाइबर्स. ये प्रॉपर्टीज़ आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है. नाउ नेक्स्ट, रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन to make bed sheet or mixed with wool to make carpets. इसके साथ साथ रेयॉन को जो है अगर कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो रेयॉन
का जो है अगर रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो वो बेडशीट बनाने के काम में आती है। रेयॉन में थोड़ा थोड़ा चमक होती है, कॉटन जो है रफनेस होती है उसमें, लेकिन कॉटन गुड ऑब्जर्वर है स्वेट का। इसलिए अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें दोनों के ही अच्छे गुण होंगे। ओके, और इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है बेडशीट बनाने में। ठीक है, रेयॉन प्लस कॉटन दोनों मिलकर जो है बेडशीट बनाने काम में लिया जाता है। और अगर रेयॉन में वूल मिक्स कर दिया जाए तो उसका इस्तेमाल कारपेट्स बनाने में होता है। कारपेट्स थोड़ा सा रफ़ होते हैं, कोर्स होते हैं, रफ़ होते हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा चमक भी होनी चाहिए। ओके, इस वजह से कारपेट्स में रेयॉन प्लस वूल मिक्स किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है कारपेट्स बनाने में किया जा सकता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वी कैन से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन एंड दीज आर द यूजेस ऑफ रेयॉन। ये रेयॉन के यूज़ भी बता रखे हैं कि ये बेडशीट बनाने में यूज़ में लिया जा सकता है, कारपेट्स बनाने में यूज़ में लिया जा सकता है। ओके, नाउ इसके अलावा जो नाउ सम ये सो व्हाट आर द यूज रेयॉन का इस्तेमाल इसके अलावा जो ड्रेस मटेरियल बनाने में भी होता है। सो इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन इज़ यूज टू मेक बेडशीट, इट इज़ यूज टू मेक कारपेट्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ड्रेस मटीरियल। रेयॉन का यूज़ ड्रेस मटीरियल बनाने में भी होता है, सच एज यू कैन से शर्ट्स बनाने में, फ्रॉक बनाने में और स्कार्फ बनाने में भी रेयॉन का यूज़ होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ रेयॉन। So you should know the properties of rayon and the uses of rayon. Now the next important synthetic fiber is nylon. Next important synthetic fiber is nylon. Nylon is another man-made fiber. Okay, nylon जो है दूसरा जो है man-made fiber है। And in 1931 it was made without using any natural raw material. 1931 में इसको बनाया गया था नायलॉन को सबसे पहले, और इसके यूज़ जब इसको बनाया गया उसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया। नेचुरल मटेरियल हम उसको बोलेंगे जो प्लांट एनिमल से लिया जाता है, किसी भी नेचुरल मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको कोल से, वाटर से एंड एयर से बनाया गया। सो इट वॉज अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। सो ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। ठीक है, सो नायलॉन को सबसे पहले कब बनाया गया? 1931 में। और किस किस से बनाया गया नायलॉन को? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, सो इट इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। Okay, so these are the important point which you have to also note in your notebook. Now nylon fiber, अब इसकी properties क्या हैं? These are the properties of nylon fiber. Now in this paragraph the properties of nylon fibers are given. Nylon fiber was strong, काफ़ी strong होता है, elastic होता है, having elasticity, खींचा जा सकता है इसको आसानी से, and light, काफ़ी light होता है, हल्का होता है nylon. It is very light and it was lustrous एंड ईजी टू वॉश। ठीक है, उस समय जब इसको बनाया गया था नायलॉन फाइबर को, ये देखा गया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो इस करके लिखेंगे, नायलॉन फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसे। ठीक है, उस इसमें बताया गया जब नायलॉन को बनाया गया था तब उस समय की बात बताई गई कि इट वॉज़ वेरी लस्ट्रस, काफ़ी चमकीला था, एंड ईजी टू वॉश, और इसको वॉश करना भी ईजी होता ही है। ठीक है, तो नायलॉन की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ इलास्टिक, इट इज़ लाइट, इट इज़ लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब चमक होती है इसमें, और ईजी टू वॉश। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसलिए क्लॉथ्स बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है नायलॉन का। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल ड्रेस मटेरियल बनाने में और क्लॉथ्स बनाने में होता है। इसके अलावा नायलॉन का यूज़ जो मोस्ट आर्टिकल्स बनाने में होता है वो है, वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtain etc. ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ये सब नायलॉन के बने होते हैं। सॉक्स जो होते हैं मोस्टली नायलॉन के बने हुए होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, रोप होती है वो नायलॉन की बनी होती हैं, टेंट और इन सब में नायलॉन के मटेरियल यूज़ में होते हैं। हमारे टूथब्रश जो होते हैं, टूथब्रश जो ब्रशल्स होते हैं अंदर, ब्रसल्स
वो नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन के बने होते हैं इसलिए फ्लैक्सिबल होते हैं इतने। ओके, उसका हैंडल तो प्लास्टिक का बना होता है और जो ब्रशेस होते हैं वो किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं, इसलिए उसमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कार सीट बेल्ट भी नायलॉन के बने होते हैं, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, पर्दे वगैरह, ये सारी चीज़ें नायलॉन की बनी होती हैं। सो वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स जो हैं नायलॉन की बनी होती हैं। नायलॉन इज़, जैसे इन पिक्चर्स में भी ये सारे यूजेस दिखा रखे हैं नायलॉन के, ये आर्टिकल्स दिखा रखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इसके अलावा नायलॉन का यूज़ जो है पैराशूट्स बनाने में होता है, रोप्स, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स होती हैं उनमें भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पैराशूट्स बनाने में और रोप क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स होती हैं उसमें भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। इसका क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इसके दोनों यूजेस पॉसिबल हैं। पैराशूट्स आसानी से जो है पैराशूट से नीचे उतरा जा सकता है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस होती है इसलिए, लाइट है और स्ट्रॉन्ग भी है, दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ में आती है। और रॉक क्लाइंबिंग में स्ट्रॉन्गनेस चाहिए काफ़ी, इसलिए इसमें नायलॉन का यूज़ होता है। एक्चुअल में अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। नायलॉन थ्रेड जो है स्टील वायर से भी ज़्यादा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब एक एक्टिविटी से बताया गया है कि कैसे वो जो है स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक एक्टिविटी इससे बताया गया है, इसमें एक्टिविटी 3.1, व्हाट इज़ गिवन इन दिस एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प, टेक ए cotton thread of about 60 centimeter length, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in the figure 3.5. now आपको एक क्लैम्प लेना है और उससे आपको एक स्टैंड जिसमें कि एक क्लैम्प इस तरह का इस फिगर में दिखा रखा है, और आपको एक कॉटन थ्रेड लेना है और उसमें आपको एक जिसमें आप कुछ वेट रख सके इस तरह से कॉटन थ्रेड को आपको उससे जोड़ देना है। ओके, now tie to the clamp and hang it freely as shown in the figure. now at the free end suspend the, अब आपको जो फ्री एंड है उसके फ्री एंड में आपको क्या करना है, एट द फ्री एंड सस्पेंड ए पैन, आपको एक पैन, एक बर्तन जो है छोटा सा वो उसको सस्पेंड करना है, उसे बांधना है, सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, जिससे कि आप उस पैन में वेट रख सकें। अब ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, आप उस पैन के अंदर आप वेट रखते जाइए और तब तक वेट बढ़ाते जाइए जब तक कि थ्रेड टूटे नहीं। अब नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, आप ये नोट कर लें कि आपको उस थ्रेड को ब्रेक करने के लिए कितना वेट रिक्वायर्ड हुआ वो नोट कर लें। ओके, दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, इससे इस वेट से पता चलता है कि फाइबर की क्या स्ट्रेंथ है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। सेम एक्टिविटी का आपको डिफरेंट थ्रेड्स के साथ करना है, वूल के साथ करना है, वूल के थ्रेड के साथ, पॉलिस्टर के थ्रेड के साथ करना है, सिल्क थ्रेड के साथ करना है और नायलॉन थ्रेड के साथ ये एक्टिविटी करनी है। ओके, करके बताया कि इसमें करके देख सकते हैं आप। तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन सब में नायलॉन थ्रेड निकलेगा। नायलॉन थ्रेड को ब्रेक करने के लिए बहुत वेट की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है वो इन छोटे मोटे वेट से टूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन सब में नायलॉन थ्रेड हुआ। ओके, जो कॉटन के बाद में वूल के बाद में सिल्क और मोस्ट स्ट्रॉन्ग थ्रेड इनमें क्या हुआ, इन सब में कौन है, नायलॉन थ्रेड। सो नायलॉन थ्रेड इज़ द मोस्ट वी कैन से स्ट्रॉन्ग थ्रेड अमंग ऑल दीज। यू मे यूज़ अ हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स and a polythene bag at the other end. In place of weight, you may use marbles of similar sizes. Okay, ये बता रहे कि आप अगर आपके पास इस तरह से हुक और नेल का भी यूज़ कर सकते हो आप, और वॉल में ऑन द वॉल एंड हैंग दिस इन फाइबर्स को हैंग करके आप एंड ए पॉलीथीन बैग एट द अदर है, पॉलीथीन बैग दूसरी साइड डाल सकते हो और उस पॉलीथीन बैग में आप मार्बल्स पुट कर सकते हो, मार्बल्स, पेबल्स, मार्बल्स सिमिलर, ठीक है, सिमिलर साइजेस के डाल के तब भी आप फाइबर की जो स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। अगर आप पैन वगैरह में नहीं करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर बार जब थ्रेड्स लोगे उनकी सेम लेंथ होनी चाहिए, उनकी थिकनेस भी करीब करीब बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने वूल तो बहुत मोटा ले लिया
कॉटन बहुत ही पतला लिया, सबकी थिकनेस बराबर होनी चाहिए, तब जाके आपको राइट इसमें जजमेंट मिलेगा और सही आपका रिज़ल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेयॉन एंड नायलॉन। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक के बारे में पढ़ेंगे। सो आप इसको ध्यान से पढ़ना, समझना और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।